नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज की खबरें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उन गहरे सवालों की पड़ताल है जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छुप जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आई लव मोहम्मद का नारा मोहम्मद का पैगाम बनता हुआ नफरत और हिंसा की आग कैसे बन गया। साथ ही जानेंगे कि क्या भीड़ का उत्सव हमारी जान का खतरा बन गया है और बिहार की राजनीति में फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी की दस्तक है। अभी और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी कहानी है लखनऊ की पहचान बना शाहरा शहर की, जो अब इतिहास बनने की कगार पर है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं वो सच जो किसी अखबार के पन्नों में नहीं मिलता, वो चेहरे जो पर्दे के पीछे छुपे हैं। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में वोटरों की लिस्ट जारी, चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद जारी किया फाइनल डेटा। बरेली में तौकीर रजा के करीबी गोदाम पर बुलडोजर एक्शन, पुलिस से हुई बहस। बीजेपी नेता वीके मेहलोत्रा का 94 साल की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान में जोरदार धमाका, 10 लोगों की मौत, 30 घायल। पवन सिंह पर भड़के तेज प्रताप यादव, नड्डा और कुशवाहा से मुलाकात पर कसा तंज। मैंने अपने जीवन में ऐसी दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं किया, करूर भगदड़ पर बोले एक्टर विजय। दिल्ली एनसीआर में बारिश, कई जगह पर जल भराव, नोएडा में सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। महाराष्ट्र में व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मिली मंजूरी, फडणवीस कैबिनेट से कई अहम फैसले हुए पारित। सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाल, चांदी का भाव भी बढ़ा, 1,15,669 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। लगातार 8वें दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 97 अंक टूटा, निफ्टी 24,700 के नीचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। क्या आई लव मोहम्मद अब प्यार का इजहार है या समाज को जलाने का तरीका? क्या बारे वफात के जुलूस अब शक्ति या अकीदत के नहीं बल्कि हिंसा और नफरत की पहचान बनते जा रहे हैं? जी हां, आई लव मोहम्मद, ये नारा सुनते ही दिल में मोहब्बत आनी चाहिए। लेकिन अगर इसी नारे के साथ पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूकें उठें तो सवाल उठता है कि क्या ये इजहार मोहब्बत है या कोई साजिश। पैगंबर के नाम पर निकली शोभा यात्रा अब देश भर में विवाद का कारण बन रही है। कानपुर से लेकर बरेली, लखनऊ से लेकर नागपुर तक एक जैसे नारे, एक जैसी हिंसा और एक ही नाम, मौलाना तौकीर रजा। आखिर क्या बारह वफात जैसे पवित्र मौके पर सड़कों पर खून बह रहा है? क्या ये इत्तेफाक है कि हर बार हिंसा में वही चेहरे सामने आते हैं जो खुद को मजहब का ठेकेदार बताते हैं अपने आप को? और सबसे अहम सवाल कि क्या आम मुसलमान इन लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है? जाहिर है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन का जुलूस हर साल निकलता है, लेकिन इस बार आई लव मोहम्मद का नारा सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि हिंसा की चिंगारी बनकर आया। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को शुक्रवार की नमाज के बाद माहौल तब बिगड़ा जब इस नारे की आड़ में सड़कों पर भीड़ उतरी और पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान बताया जा रहा है। वही तौकीर रजा जिसका इतिहास उस्वाने, फतवों और विवादों से भरा रहा है। 2007 में तस्लीमा नरसीम के खिलाफ 5 लाख का इनाम घोषित कर चुके, 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में राज्य मंत्री रहे, यानी कभी सत्ता के खास थे, अब कटघरे में हैं। आपको बताते चलें, बरेली पुलिस की एफआईआर कहती है कि तौकीर रजा की कॉल पर भी भीड़ इकट्ठा हुई। प्लान पहले से था और मकसद था शहर का माहौल बिगाड़ना। नारेबाजी में सर तन से जुदा जैसे स्लोगन लगे थे। पुलिस पर फायरिंग हुई, पेट्रोल बम फेंके गए, 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। भीड़ में बाहरी लोग भी थे, हथियार भी थे और इरादा भी साफ था कि डर पैदा करना है। आपको बता दें, तौकीर रजा जिनके कभी अखिलेश यादव और मायावती से अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, आज इन दिनों नेताओं की तरह से कोई खुला समर्थन नहीं मिला। अखिलेश ने बस इतना कहा कि सरकारें लाठीचार्ज से नहीं चलती, लेकिन तौकीर का नाम नहीं लिया।
वहीं मायावती ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है और हिंदू वोटर भी। इसीलिए दोनों विपक्षी दल फिलहाल ऐसा कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ पर, जिनकी पहचान बुलडोजर बाबा के रूप में होती है। उन्होंने बलरामपुर में जनसभा के दौरान सीधे कहा था, गजवाए हिंद की कल्पना करने वाले नर्क का टिकट कटा रहे हैं, यानी जो भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं उनका अंजाम तय है। योगी सरकार की सख्ती में कुछ साफ बातें थीं, जैसे हिंसा के पीछे जो है उस पर कार्रवाई होगी, आम मुसलमानों को नहीं उकसाने वालों को टारगेट किया जाएगा, सोशल मीडिया पर युवाओं को बहकाने वालों पर एनआईए और एटीएस नजर रखे हुए है, और सबसे बड़ा हथियार बुलडोजर जो अवैध संपत्तियों और फंडिंग नेटवर्क पर चलाया गया। आपको बता दें, अब तक पुलिस 62 गिरफ्तारियां कर चुकी है, 180 नामजद हुए हैं और 2500 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है। तौकीर रजा समेत 7 लोगों को फतेहपुर जेल भेजा गया है। एसआईटी जांच कर रही है और इसकी अवैध संपत्तियों की जांच भी शुरू हो चुकी है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दफ्तर को भी सील कर दिया है। तौकीर के करीबियों के 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं बरेली हिंसा के तीनों मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा, फिर नदीम और आखिर में डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया है। मौलाना डॉक्टर नफीस ने इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी। वहीं नदीम मौलाना का लेफ्ट हैंड माना जाता है। नदीम ने ही लोगों को व्हाट्सएप कॉल करके बरेली बुलाया था। हालांकि जो इसकी साजिश थी वो बहुत खतरनाक थी। साजिश के मुताबिक करीब 40,000 लोगों को बुलाने की बात कही गई थी। इन सभी को 100 ग्रुपों में 390 मस्जिदों में ठहराने की व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जुमे की नमाज के बाद बवाल करने की साजिश बहुत पहले रची जा चुकी थी। जाहिर है लोगों को धार्मिक प्रेम और धार्मिक साजिश में फर्क समझना होगा। आई लव मोहम्मद कहने से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस नारे के पीछे सर तन से जुदा की मानसिकता छुपी हो तो ये मोहब्बत नहीं, आतंक है। तौकीर रजा जैसे मौलाना और अगर मुसलमानों के नाम पर हिंसा फैलाएं और खुद मौलाना से नेता, फिर नेता से फेल नेता बन जाएं, तो सवाल आम मुसलमान पर ही नहीं, इन जहरीले रहनुमाओं पर भी उठना चाहिए। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में 99% लोग शांति चाहते हैं। बाकी 1% को नफरत बेचने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। और अंत में, अगर गजवाए हिंद का सपना देख रहे हो तो कफन भी तैयार रखो, क्योंकि ये भारत है, यहाँ सिर्फ संविधान चलेगा, कोई मजहबी एजेंडा नहीं। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भीड़ उमड़ी, भगदड़ मची और फिर लाशें गिनी गईं। सवाल वही पुराना कि क्या भीड़ हमारे लिए उत्सव है या फिर अंतिम संस्कार। करूर हो या बेंगलुरु हो या हैदराबाद, नाम अलग, मौका अलग, लेकिन नतीजा हर बार एक जैसा, मौत, मातम, फिर नेताओं की संवेदनाएं। जी हां, तमिलनाडु में विजय रैली हो, बेंगलुरु में आईपीएल का जश्न हो या हैदराबाद में फिल्म का प्रीमियर, हर जगह बेकाबू भीड़ हो रही है और मौतें होती जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे देश में जश्न मनाना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। हर बार जांच के आदेश दिए जाते हैं, हर बार अफसर बदल दिए जाते हैं, लेकिन क्या कभी कुछ सीखा गया? या फिर अगली भीड़ में अगला नंबर किसी की जान का होगा? सवाल यह भी है कि क्या संवेदनाओं से लोग जिंदा हो जाते हैं? क्या मुआवजे से कोई मां का लाल लौट आता है? हर बार हम सुनते हैं भारी भीड़ थी, अचानक भगदड़ मच गई, जांच कमेटी बैठा दी गई, लेकिन 2 दिन बाद सब भुला दिया जाता है अगली भगदड़ तक। आपको बता दें, तमिलनाडु के करूर में शनिवार को अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में हुई भगदड़ ने 40 लोगों की जान ले ली। ये रैली टीवीके पार्टी की थी, जिसमें हजारों लोग विजय को सुनने और देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन अचानक बिजली चली गई और अफरा तफरी मच गई, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी कुचले गए। अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं थी।
4 जून 2025 बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, 50 घायल हुए। 4 दिसंबर 2024 हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियम पर भगदड़ में एक महिला की जान चली गई। 2 जुलाई 2024 हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ से 121 लोग मारे गए थे। महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल हो गए। 15 फरवरी को नई रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, 18 लोगों की जान चली गई, 15 घायल हो गए। लिस्ट बहुत लंबी है। महाकुंभ से लेकर मंदिरों तक, स्टेडियम से लेकर सिनेमा हॉल तक, हर जगह भगदड़ के हादसे आम हो गए हैं। आपको बता दें, पिछले 22 सालों में 1500 से ज्यादा लोगों की भगदड़ में मौत हो चुकी है। बात समझने की है कि जब भीड़ जुटती है तो जिम्मेदारी किसकी है? आयोजकों की, नेताओं की, पुलिस की या खुद भीड़ की? जाहिर है हमारे देश में अब कार्यक्रम की तैयारी पोस्टर और पानी की बोतलें तक सीमित रह गई है। लाखों की भीड़ बुलाई जाती है, लेकिन कहां से भीड़ निकलेगी, कितने दरवाजे होंगे निकलने के लिए और एम्बुलेंस कहां से बाहर निकलेगी, इसका कोई प्लान नहीं होता। नेता आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। सेलिब्रिटी आती है, फोटो खिंचवाती है और चली जाती है, और वहां बची जनता भीड़ बनकर भीड़ ही मर जाती है। हमारे देश में भीड़ अब सिर्फ इंसानों का जवाबड़ा नहीं, बल्कि मौत का टिकट बन चुकी है। और ये टिकट कभी आईपीएल के जश्न में मिलता है, कभी सत्संग में, तो कभी किसी स्टार की रैली में। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ जांच कमेटी नहीं, भीड़ प्रबंधन की जवाबदेही तय हो, वरना अगली मौत बस एक और इवेंट का इंतजार कर रही है। आखिर सवाल ये भी है कि इन घटनाओं से हम सबक कब लेंगे? खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगली खबर की तरफ। क्या बिहार में फिर खिलेगा कमल? क्या उत्तर प्रदेश का ओबीसी मॉडल अब बिहार की सियासत में भी लहराएगा, या फिर तेजस्वी का जातीय जनगणना कार्ड पूरा खेल पलट देगा? जी हां, बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म है और इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ा सियासी दांव खेला है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक नियुक्ति नहीं, बल्कि इसके पीछे पार्टी की गहरी रणनीति, जातीय गणित और भविष्य की राजनीति के संकेत छिपे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का मुख्य प्रभारी और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के पीछे साफ इरादा रखती है। ओबीसी के वोटों को एकजुट करना है। केशव मौर्य खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय वे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। अब पार्टी को उम्मीद है कि वे बिहार में भी वैसा ही प्रदर्शन दोहरा सकते हैं। जाहिर है, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही राजनीति जातीय संतुलन पर टिकी है। बिहार में कुर्मी, कोरी, यादव, कुशवाहा, मौर्य जैसी जातियों की संख्या 50% से अधिक है। जहां यादव वोट महागठबंधन खासकर राजद के खाते में जाता है, वहीं गैर यादव ओबीसी वर्ग अभी भी एक ऐसा वोट बैंक है जिसे साधा जा सकता है। ऐसे में केशव मौर्य जैसे नेताओं की भूमिका अहम हो जाती है, जो खुद ओबीसी समाज से ही आते हैं। और उत्तर प्रदेश में इसी समीकरण के दम पर 2 बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, आइए वो भी आपको बताते हैं। एक जातीय रणनीति ओबीसी को संगठित करने की, एक राजनीतिक संकेत है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। एक सियासी साजिश तेजस्वी यादव के जातीय जनगणना कार्ड को काटने की। बीजेपी ये मान रही है कि अगर बिहार में गैर यादव पिछड़ों को अपने पक्ष में किया जाए तो 2025 में सत्ता दोहराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है 2025 में फिर से एनडीए सरकार बनेगी। इसके लिए पार्टी ने 10,000 से अधिक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। केशव मौर्य इन कामों में भी अहम भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी रणनीति सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अगर बिहार चुनाव में केशव मौर्य की रणनीति सफल होती है तो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
इससे उनका कद उत्तर प्रदेश में भी और मजबूत होगा, खासकर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए। वहीं दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल जातीय जनगणना को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब सबका साथ सबका विकास के जरिए देना चाहती है। कुल मिलाकर एक सवाल बड़ा है कि क्या बिहार के मतदाता उत्तर प्रदेश से आए केशव प्रसाद मौर्य को अपनाएंगे या बिहार के ये कदम भारी हस्तक्षेप के दौर पर देखा जाएगा। हालांकि विपक्ष से जरूर भुनाने की कोशिश करेगा। अब देखना यह भी है क्या तेजस्वी का जातीय गणित भारी पड़ेगा या मौर्य का पिछड़ा प्लस मोदी मैजिक फिर से कमल खिलाएगा। राजनीति के इस दंगल में जाति, चेहरा, गठबंधन और रणनीति सब कुछ दांव पर है और इस बार बिहार में सीधा मुकाबला है, कमल खिलेगा या विपक्ष की जीत होगी। इसका फैसला तो आने वाले वक्त में जनता जनार्दन करेगी, लेकिन सियासी चालें अभी से बिछनी शुरू हो चुकी हैं। खैर, जाते जाते एक और अहम मुद्दे से आपको रूबरू करा देते हैं। लखनऊ की पहचान रहा सारा शहर अब इतिहास बनने की ओर अग्रसर है। कभी रुतबे, रसूख और शानो शौकत का प्रतीक बना सुब्रतो राय का साम्राज्य अब सरकारी नोटिसों, बोर्डों और कब्जों की कार्रवाइयों से घिर गया है। जी हां, गोमती नगर में बने शाहरा शहर 130 एकड़ जमीन पर अब नगर निगम का बोर्ड लग चुका है, जिस पर साफ लिखा है ये भूमि नगर निगम की है। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण दंडनीय अपराध है। आपको बता दें, साल 1994-95 में मुलायम सिंह यादव सरकार के समय सारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को नगर निगम ने 170 एकड़ जमीन लीज पर दी थी। शर्त थी कि यहां आवासीय कॉलोनी बनाई जाएगी और 40 एकड़ भूमि को ग्रीन एरिया के रूप में छोड़ा जाएगा। लेकिन सहारा समूह ने इन शर्तों की अनदेखी की और कॉलोनी की जगह बंगले, सभागृह, स्टेडियम, हेलीपैड जैसी सुविधाएं बना ली। यही नहीं, करीब 1 लाख वर्ग फीट में फैला आलीशान आवास जहां कभी सुब्रतो राय और अब उनकी पत्नी सपना राय रहती हैं, वह भी इसी जमीन पर बनाया गया है। जहां शर्तों का उल्लंघन करने के बाद नगर निगम ने 1997 में लाइसेंस डीड रद्द कर दी थी। इसके बाद मामला कानूनी दांवपेच में उलझ गया और सालों तक कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब सुब्रतो राय के निधन के बाद सरकारी एजेंसियों ने पूरी ताकत से मोर्चा संभाल लिया है। नगर निगम ने 11 सितंबर को सहारा को नोटिस जारी किया था, जिसमें परिसर खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। अब उस नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी है और अगर निगम ने कब्जा लेना शुरू कर दिया तो शनिवार और रविवार को सहारा शहर के अंदर और बाहर 18 से अधिक जगह पर बोर्ड लगाए जाएंगे। आपको बता दें, नगर निगम अब 130 एकड़ में फैले सारा शहर को सील करने की प्रक्रिया में है। सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। केवल एक गेट अस्थायी रूप से खोला गया है, जिसे बाद में बंद किया जाएगा। परिसर में रह रहे कर्मचारी, सुरक्षा गार्डों और केयर टेकरों को बाहर किया गया है। नगर निगम की सुरक्षा टीम पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है, अगर स्वेच्छा से मकान खाली नहीं किया गया तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्रवाई के दौरान पुराने कर्मचारी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगी के 30 साल सहारा में बिताए, ये जगह हमारा दूसरा घर थी। आज सब कुछ छिनता हुआ दिख रहा है। जाहिर है लखनऊ में सहारा ग्रुप का जलवा किसी से छुपा नहीं है। फिल्मी सितारे, क्रिकेट के दिग्गज, राजनीतिक पहुंच, सब कुछ था सहारा श्री के दरबार में। लेकिन अब वही महलनुमा बंगला और उसकी भव्यता कानून की मोहरों के नीचे दब रही है। सुब्रतो राय की मौत के बाद एक युग का अंत हुआ और अब उस साम्राज्य की ईंट दर ईंट ढहती दीवारें लखनऊ के बदलते सियासी सामाजिक हालात की कहानी कह रही है। आज की खबरों ने एक बार फिर हमें ये सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या हम सच में एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मोहब्बत के नारे भी हिंसा में बदल सकते हैं, जहां भीड़ का जश्न हमारे लिए खतरे का सबब बन गया हो। सब मिलाकर ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर हमारी सामाजिक सियासी समझ कहां खड़ी है। खबरें अब तक में हम यही कोशिश करते हैं कि आपको हर खबर के पीछे छिपा सच दिखा सकें। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन सवाल आपके मन में बने रहेंगे। फिर मिलूंगा
आपके साथ नए मुद्दे, नए सवालों और नए सच के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।